हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इसमें जो है हम लोग यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का हम लोग जो है टॉपर सीरीज कर रहे हैं, जैसा कि हमने आप सभी लोगों को टेलीग्राम पे जो है बताया था। और यहाँ पे हम लोग जो है ये पेपर नंबर 1 का जो है प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। थोड़ा सा जो है गला खराब है मेरा, तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो यहाँ पे जो है आज का जो हमारा टॉपिक है ये है गुरुकुल एवं बुद्धकालीन शिक्षा के बारे में। जितना भी जो है क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में बना हुआ है और उसके बाद में इस पे जो है किस प्रकार से संभावित प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उन सभी पे जो है हम लोग एक एक करके बात करेंगे। और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आप सभी लोगों को पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। इसके पहले हम लोग जो है 2 प्रैक्टिस सेट जो है कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर जो है देख सकते हैं, वहाँ पे हमने जो है प्लेलिस्ट बना दिया है। ठीक है? और इसके साथ ही इसमें जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। तो चलिए आप लोग जो है लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और इसके बाद में हम लोग जो है ये मध्यकालीन शिक्षा यानी मुगल कालीन शिक्षा के बारे में बात करेंगे अगले प्रैक्टिस सेट में। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है गुरुकुल और बुद्धकालीन शिक्षा के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है? तो आप लोग जो है लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जितना भी क्वेश्चन अभी तक आया हुआ है आपके एग्जाम में, उस पे भी बात किया जाएगा और जो न्यू क्वेश्चन है उस पे भी बात किया जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे देख सकते हैं ये गुरुकुल और बुद्धकालीन शिक्षा के बारे में हम लोग जो है आज के वीडियो में प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो 5-6 क्वेश्चन है इस पे आया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे दिया है कि दूरवर्ती शिक्षा को जो है कहते हैं, जो दूरवर्ती शिक्षा डिस्टेंस लर्निंग होता है, उसे जो है कहते हैं। तो ये इसके पहले का जो है टॉपिक था, उसको हम लोग देखते हैं। तो दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं, 2016 में ये क्वेश्चन आया है। यहाँ पे दिया है कि पत्राचार शिक्षा कहते हैं, दूरस्थ शिक्षा, स्वतंत्र अध्ययन या उपयुक्त सभी। तो दूरवर्ती शिक्षा जो डिस्टेंस एजुकेशन होता है, ये पत्राचार शिक्षा भी कहते हैं और दूरस्थ शिक्षा और स्वतंत्र अध्ययन। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका ये उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे जो सेकंड है, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में दिया है कि वैदिक कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में जो अपराध विद्या के अंतर्गत नहीं है पढ़ाया जाता था, इसमें जो है कौन सा सही होगा। ठीक है? तो यहाँ पे दिया है, ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। इतिहास नहीं पढ़ाया जाता था या भूगर्भ शास्त्र, नीति शास्त्र या अर्थशास्त्र। तो इसमें अगर हम बात करें बुद्धकालीन शिक्षा में जो पाठ्यक्रम में अपराध विद्या के अंतर्गत नहीं पढ़ाया जाता था, वहाँ पे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा भूगर्भ शास्त्र, ये हो जाएगा। ठीक है? उसके बाद में यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन दिया है कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रवज्जा संस्कार होता था। जो अलग-अलग संस्कार होता था प्राचीन काल में, जैसे हो गया गुरुकुल शिक्षा में जो होता था संस्कार, उसके बाद में बुद्धकालीन शिक्षा में, तो इसमें जो है एक प्रकार का संस्कार होता था। तो वही है यहाँ पे प्रवज्जा संस्कार जो है किससे संबंधित होता था, ये बौद्ध काल में होता था या गुरुकुल शिक्षा में होता था या बौद्धकालीन में या मुगल काल में या वैदिक कालीन शिक्षा में। तो ये आपका ये जो प्रवज्जा संस्कार होता था, ये आपका जो है ये बौद्धकालीन शिक्षा से जो है ये संबंधित होता था। ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। अब हम लोग जो है इस टॉपिक से जो है जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सीरीज जो चल रहा है हमारा, ये टॉपर सीरीज चल रहा है। ठीक है? हमारा ये टारगेट नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है हम लोग कर सके। उसके अलावा भी अगर नया क्वेश्चन जो है पुट अप होता है आपके एग्जाम में, तो किस प्रकार से हम उसको जो है एग्जाम हॉल में कर सकते हैं आसानी से, ये हमारा टारगेट है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो राजन सीरीज में दिया है, वहाँ पे अगर वो सब आप लोग नहीं देखे तो आप लोग जाकर जो है देख सकते हैं, वो हम लोग जो है उसको कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दिया है कि प्राचीन भारत में जो गुरुकुल गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या होता था। जो प्राचीन भारत में जो गुरुकुल शिक्षा दी जाती थी, जो एजुकेशन सिस्टम था उस समय, उसका मुख्य उद्देश्य जो है क्या होता था, केवल धार्मिक शिक्षा देना। तो हमने इसके पहले के प्रैक्टिस सेट में बताया था कि जहाँ पे केवल आए वो क्वेश्चन जो है सही नहीं होगा। ठीक है? यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल आप लोग निगलेक्ट कर सकते हैं, अब आसानी से उत्तर दे सकते हैं। तो केवल धार्मिक शिक्षा, ऐसा ऐसी बात नहीं है धर्म के बारे में केवल नहीं पढ़ाया जाता था या केवल वेदों के का अध्ययन कराया जाता था, नहीं ऐसी भी बात नहीं है। तो यहाँ पे व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना या चरित्र निर्माण और समग्र विकास, यहाँ पे जो है समग्र विकास के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा जो है आ जाएगा।
तो इसीलिए यहाँ पे जो प्राचीन भारत में शिक्षा प्रणाली थी यानी एजुकेशन सिस्टम था उसका मुख्य उद्देश्य था चरित्र निर्माण करना और समग्र विकास करना, ठीक है? उसके बाद में हम लोग ये सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे दिया है कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली में जो बिहार शब्द होता है इसका अर्थ क्या होता है? ये आपके एग्जाम में जो है बन सकता है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली में जो बौद्धिज्म एजुकेशन सिस्टम था उसमें जो बिहार था उस शब्द का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे पाठशाला हो गया, छात्रावास हो गया, विश्वविद्यालय हो गया या तीर्थ स्थल हो गया। तो छात्रावास जो होता है ये जो है बुद्धकालीन शिक्षा में जो बिहार इसी को जो है हम लोग उस समय छात्रावास को जो है बिहार कहा जाता था, ठीक है? तो यहाँ पे जो है वह भिक्षु जो होते थे वहाँ पे रहते थे और ये शिक्षा प्राप्त करते थे यहाँ पे बिहार में। उसके बाद में हम तीसरे नंबर की हम बात करते हैं, यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो है बौद्ध शिक्षा प्रणाली से जो है संबंधित है? महाभारत या विनय पिटक, ऋग्वेद या रामायण? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये विनय पिटक जो ग्रंथ है ये बौद्ध शिक्षा प्रणाली से जो है ये संबंधित है, बल्कि महाभारत, ऋग्वेद और रामायण ये सभी जो है ये आपकी प्राचीन शिक्षा यानी कि जो गुरुकुल शिक्षा है उससे संबंधित है, उसमें पढ़ाया जाता था। उसके बाद में 4 नंबर में हम बात करते हैं, यहाँ पे दिया है कि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में जो है किस भाषा में शिक्षा दी जाती थी? तो दो जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली है इसमें अगर हम भाषा की बात करें तो जैसे संस्कृत हो गया, प्राकृत हो गया, पाली हो गया, तमिल हो गया। तो जो यहाँ पे गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की बात करें तो इसमें जो है संस्कृत में जो है ये शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद में यहाँ पे 5 नंबर में दिया है कि बौद्ध काल में जो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था? जो बौद्ध काल में जो विद्यालय था, प्रसिद्ध विद्यालय वो कौन सा था? नालंदा था, तक्षशिला था या विक्रमशिला था? उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो है नालंदा भी था, तक्षशिला भी था और विक्रमशिला ये तीनों जो है बौद्ध काल से जो है ये संबंधित है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा सही। उसके बाद में हम 6 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि गुरुकुलों में शिक्षार्थियों को क्या कहा जाता था? जो गुरुकुल में जो शिक्षार्थी होते थे, जो शिक्षा प्राप्त करने वाले होते थे, उनको क्या कहा जाता था? शिक्षार्थी कहा जाता था या श्रमण कहा जाता था, शिष्य कहा जाता था या उपासक कहा जाता था? तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे जो है, जो गुरुकुल में शिक्षार्थी होते थे, उनको जो है शिष्य कहा जाता था। उसके बाद में हम 7 नंबर की हम बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि बौद्ध शिक्षा में शिक्षकों को जो है किस नाम से जाना जाता था? यानी बौद्ध शिक्षा में जो बौद्धिज्म एजुकेशन सिस्टम था वहाँ पे जो टीचर होते थे उनको जो है किस नाम से जाना जाता था यहाँ पे बताना है। आचार्य हो गया या भिक्षु हो गया, गुरु हो गया या साधु हो गया। तो उस समय जो है इन सभी को आचार्य के नाम से जो है जाना जाता था। जो बौद्ध शिक्षा में जो टीचर होते थे आचार्य के नाम से जाना जाता था। उसके बाद में यहाँ पे 8 नंबर में है कि बौद्धकालीन शिक्षा में प्रमुख रूप से जो है कौन सी भाषा प्रयोग में लाई जाती थी? मतलब ये है कि जो बौद्धकालीन शिक्षा में बच्चों को एजुकेशन दिया जाता था तो वहाँ पे किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो अगर संस्कृत की बात करें तो संस्कृत जो है ये जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी वहाँ पे संस्कृत में दिया जाता था। उसके बाद में पाली हो गया, फारसी हो गया और हिंदी हो गया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें बौद्धकालीन में जो है यहाँ पे पाली में जो है बच्चों को एजुकेशन दिया जाता था। उसके बाद में 9 नंबर में दिया है कि प्राचीन शिक्षा प्रणाली में जो यज्ञोपवीत का क्या महत्व होता था? यह एक धार्मिक क्रिया थी, यह शिक्षा प्रारंभ करने की परंपरा थी, यह सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक था, यह राजाओं के लिए था। तो इसका जो राइट आंसर होगा यह शिक्षा प्रारंभ करने की जो है ये परंपरा थी। ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद में 10 नंबर में दिया है कि बौद्ध शिक्षा पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या होता था? भिक्षुओं को जो है धर्म का ज्ञान देना, केवल मोक्ष प्राप्त करना, तो केवल वाला जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाएगा। केवल मोक्ष प्राप्त करना या केवल राजा और सैनिकों को जो है शिक्षित करना, वैज्ञानिक शिक्षा को जो है बढ़ावा देना। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये बौद्ध शिक्षा जो पद्धति थी उसमें मुख्य उद्देश्य ये था कि जो भिक्षु थे उनको जो है धर्म का ज्ञान कराना। उसके बाद में यहाँ पे 11 नंबर में है कि गुरुकुल शिक्षा पद्धति किस सिद्धांत पर कार्य करती थी? व्यक्तिगत गुरु शिष्य संबंध या राज्य द्वारा संचालित शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली या व्यावसायिक प्रशिक्षण। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें जो है गुरु शिष्य संबंध पे जो है
व्यक्तिगत गुरु शिष्य संबंध सिद्धांत का जो है पालन किया जाता था। उसके बाद में 12 नंबर में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन-सा शिक्षा का जो है प्रमुख अंग था गुरुकुल में? जो गुरुकुल में शिक्षा का प्रमुख अंग क्या था? धन कमाना या नैतिकता एवं अनुशासन सिखाना या केवल शास्त्रों का अध्ययन करना या परीक्षा प्रणाली? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें यहाँ पे केवल जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो नैतिक और अनुशासन के बारे में, यहाँ नैतिक और अनुशासन यहाँ ये जो है धन कमाना और परीक्षा प्रणाली, ये सभी इसमें जो है इंक्लूड मिलेगा, ठीक है। तो सबसे अच्छा यहाँ पे जो ऑप्शन होगा आपका नैतिकता और अनुशासन सिखाना, ये प्रमुख अंग माना जाता था गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद में 13 नंबर में दिया है कि प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा के लिए प्रसिद्ध तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है किस वर्तमान देश में जो है स्थित है? जो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उच्च शिक्षा के जो प्रसिद्ध तक्षशिला विश्वविद्यालय है, ये जो है इस समय जो है कहाँ पर स्थित था, ठीक है। यहाँ पे दिया है कि भारत में स्थित था, पाकिस्तान, नेपाल या बांग्लादेश। तो अगर हम बात करें जो उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए तक्षशिला था, ये तक्षशिला जो है ये पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान देश में जो है स्थित है। अगर यहाँ पे हम इसमें इम्पोर्टेंट बात की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वर्तमान में जो है ये पाकिस्तान में जो है स्थित है। तो अगर हम यहाँ पे अब अगर बात कर ले तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है और तक्षशिला, क्योंकि यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न में जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम लोग जो है सबसे पहले नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि यह दुनिया में जो है ये सबसे पुराने और प्रतिष्ठित विद्यालयों में से जो है एक नालंदा विश्वविद्यालय को जाना जाता है। यहाँ पे जो है विभिन्न देशों के विद्यार्थी जो है शिक्षा ग्रहण ग्रहण करने के लिए आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर विद्यार्थियों की बात करें तो 10,000 से अधिक विद्यार्थी और 2,000 से अधिक शिक्षक जो है यहाँ पे होते थे। अब हम बात करते हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय भी जो है एक शिक्षा प्रदान करने का प्रमुख केंद्र माना जाता था और यहाँ पे जो है चिकित्सा, खगोल शास्त्र, कला, साहित्य और तर्कशास्त्र जैसे अन्य विषयों को भी जो है शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। और इस विश्वविद्यालय में जो है शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के विकास में जो है ध्यान दिया जाता था, ठीक है। अब उसके बाद में हम 14 नंबर की बात करते हैं। 14 नंबर में क्या दिया है कि बौद्ध शिक्षा में प्रवेश करने वाले जो बालक को जो है क्या कहा जाता था? जो बौद्ध शिक्षा में प्रवेश करते थे, उन जो जो बच्चे होते थे उनको क्या किस नाम से जाना जाता था? शिष्य के नाम से या श्रमण के नाम से या ब्रह्मचारी या विद्वान के नाम से? तो इनको जो है यहाँ पे श्रमण के नाम से जाना जाता था और शिष्य जो होता था, शिष्य जो है ये गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में जो है गुरु शिष्य संबंध के नाम से जो है जाना जाता था, ठीक है। और बौद्ध शिक्षा में जो है श्रमण के नाम से जाना जाता था। उसके बाद में इसके आगे हम देखते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके संरक्षण में हुई थी? सम्राट अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य, कुमार गुप्त प्रथम या हर्षवर्धन? तो यहाँ पे जो कुमार गुप्त प्रथम है, ये इसके शासनकाल में जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना और इसके संरक्षण जो है हुई थी। किसके शासनकाल में? ये गुप्तकालीन पर ये कुमार गुप्त प्रथम में, ठीक है। और ये जो है गुप्त वंश के राजा कुमार गुप्त प्रथम ने जो है किया था, ठीक है। अगर ये गुप्त वंश का जो है ये शासन था। उसके बाद में 16 नंबर में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे है कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली में जो है कितने प्रकार की शिक्षा दी जाती थी? तो यहाँ पे 2, 3, 4 या 5, तो 3 प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। कौन-कौन सी? एक हो गया बौद्ध शिक्षा में सील, ठीक है? सील हो गया और उसके बाद में समाधि और उसके बाद में जो है प्रज्ञा। तो यहाँ पे जो है इससे क्वेश्चन नहीं बन सकता है। सील क्या होता था? सील में मतलब ये नैतिकता, नैतिकता के बारे में शिक्षा दी जाती थी और जो समाधि होता है ये जो है समाधि मतलब ध्यान के बारे में शिक्षा दी जाती थी और प्रज्ञा जो होता है इसमें ज्ञान के बारे में जो है शिक्षा दी जाती थी। तो जो बौद्धिज्म एजुकेशन सिस्टम था इसमें जो है 3 प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। कौन? सील, समाधि और प्रज्ञा। सील मतलब होता है जैसे नैतिकता के बारे में, मोरलिटी के बारे में बच्चों को बताना कि अपने से बड़ों या छोटों के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। समाधि मतलब ध्यान किस प्रकार से करना चाहिए और प्रज्ञा मीन्स हो गया यहाँ पे ज्ञान के बारे में जो है शिक्षा दी जाती थी।
उसके बाद में हम यहाँ पे 17 नंबर की हम बात करते हैं, दिया है कि प्राचीन शिक्षा प्रणाली में जो परीक्षा का जो है क्या स्वरूप होता था, जो एग्जाम होता था उसका स्वरूप क्या होता था। लिखित परीक्षा होती थी या मौखिक परीक्षा एवं व्यवहारिक ज्ञान होता था या वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती थी या वार्षिक परीक्षा होती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मौखिक एवं व्यवहारिक शिक्षा जो है, व्यवहारिक ज्ञान जो है इसमें स्वरूप में देखा जा सकता है। ठीक है। प्राचीन शिक्षा प्रणाली में जो है लिखित शिक्षा नहीं होती थी, बल्कि मौखिक और व्यवहारिक ज्ञान के आधार पे जो है बच्चों का जो है मूल्यांकन किया जाता था। उसके बाद में यहाँ पे 18 नंबर में दिया है कि शिक्षा ग्रहण करने के दौरान छात्र कहाँ रहते थे। जब शिक्षा ग्रहण करते थे तो बच्चे जो है कहाँ रहते थे, ये हम लोग जो हमारा टॉपिक है ये गुरुकुल शिक्षा प्रणाली यानी प्राचीन काल में जो शिक्षा व्यवस्था है किस प्रकार से थी। तो प्राचीन काल में जो है बच्चे गुरु शिष्य संबंध जो था, बच्चे गुरुकुल में जाते थे, वहां पे शिक्षा ग्रहण करते थे। तो यहाँ पे दिया है कि शिक्षा ग्रहण करने के दौरान जो है छात्र कहाँ रहते थे। अपने घर में रहते थे, विद्यालय में रहते थे, गुरुकुल में रहते थे या नगर में रहते थे। तो गुरुकुल में जो है ये प्राचीन काल में जो है गुरुकुल में रहते थे। ठीक है। उसके बाद में हम इसके आगे हम बात करते हैं 19 नंबर। 19 नंबर में दिया है कि गुरुकुल शिक्षा में प्रमुख ग्रंथ कौन था। जो गुरुकुल शिक्षा में ग्रंथ माना जाता था तो वेद, उपनिषद, महाभारत या उपरोक्त सभी। तो गुरुकुल शिक्षा की हम बात करें तो इसमें वेद भी पढ़ाया जाता था, उपनिषद भी पढ़ाया जाता था और इसके साथ साथ जो है महाभारत की शिक्षा दी जाती थी। तो इस प्रकार से हमारा जो है यहाँ पे उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे दिया है कि प्राचीन भारत में शिक्षकों को जो है किस उपाधि से संबोधित किया जाता था। प्राचीन भारत में जो शिक्षक होते थे उनको जो है किस नाम से जाना जाता था, ठीक है, संबोधित किया जाता था। गुरु हो गया, आचार्य कहते थे या उपाध्याय, उपाध्याय या उपयुक्त सभी। तो उस समय जो है यहाँ पे अगर हम बात करें तो उपयुक्त सभी जो है ये गुरु भी कहते थे। गुरु शिष्य संबंध, क्योंकि प्राचीन भारत में ये गुरु शिष्य संबंध में जो है वहां पे हमने पढ़ा कि गुरु और शिष्य संबंध। ठीक है। आचार्य भी कहते थे और उपाध्याय भी कहते थे। उपाध्याय मतलब गुरु। गुरुकुल में जैसे इस समय होता है बीएससी, एमएससी, पीएचडी वगैरह, तो उसमें अलग अलग जो है उपाधि जो होती है वो चेंज होती जाती है। उसी प्रकार से प्राचीन भारत में भी जो है चेंजिंग होता रहता था। ठीक है। तो यहाँ पे जो है उपरोक्त सभी जो है करके संबोधित किया जाता था। तो इस प्रकार से जो हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 3 यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है, जो प्राचीन काल में शिक्षा है। इसके आगे हम लोग जो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है इसमें हम देखेंगे मुगल कालीन शिक्षा के बारे में। ठीक है। इसमें भी जो है प्रीवियस ईयर करेंगे, उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और अगर आप लोग जो है राजन सीरीज करना चाहते हैं तो राजन जो है कंप्लीट हो गया है और इसका जो है मैराथन चल रहा है। तो मैराथन भी जो है मैराथन आप लोग देख सकते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जो है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो अभी तक जो लोग नहीं देखे देख सकते हैं। और इसके बाद जो है हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट में जो है कल के वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।